ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहला ऑर्गन है वहां पर मेजर ओवरीज। ओके, ओवरीज क्या होते हैं? तो ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, ओके, मतलब गोनैड्स, फीमेल में गोनैड्स होते हैं। Represent gonads in human females. Okay, two in numbers, दो होते हैं और दोनों साइड वाइज होते हैं, लेटरली अरेंज होते हैं साइड वाइज बॉडी में। ओके, तो साइड वाइज present in lower abdominal region, lower abdominal region. Okay? और ये बॉडी वॉल और बॉडी वॉल की जो एपिथेलियम है उससे और यूट्रस के साथ ये लिगामेंट की हेल्प से जुड़े रहते हैं और इनके एसोसिएशन में फैलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ओविडक्ट इनके साथ में एसोसिएट होती है। तो एपिथेलियम of body wall and uterine wall attach ovaries with the help of ligament। लिगामेंट की हेल्प से इपिथेलियम, बॉडी वॉल का जो इपिथेलियम है, और क्योंकि बॉडी कैविटी में ऑर्गन्स है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो बॉडी वॉल हमने पढ़ा था सिलोम, बॉडी वॉल मतलब सिलोम। तो जो सिलोम की बॉडी वॉल की जो इपिथेलियम है, कवरिंग है, वो और यूट्रस, इनके बीच में ओवरी प्रेजेंट है जो कनेक्टेड है इन दोनों के साथ में लिगामेंट की हेल्प से। तो इसलिए वहां पर वो एक जगह पर रुकी हुई है। लिगामेंट इन दोनों चीजों के साथ में उसको जोड़ करके रख रहा है, ओवरीज को, दोनों साइड में, साइड वाइज, लोअर एब्डोमिनल रीजन में। नेक्स्ट, ओवरीज दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट तो oogenesis, the ovum production, फीमेल गैमेट प्रोडक्शन, और साथ में कुछ हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन जो ओवम निकलता है, उस ओवम का जो रेमनेंट रिमेन्स रहता है, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे आगे जाकर के हम। ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं और उन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाते हैं तो हम उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। और ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम निकलता है तो बाकी का बचा हुआ फॉलिकल के पार्ट को हम फिर कॉर्पस लुटियम कहते हैं, और कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। ओके, इसके साथ ये एक और हार्मोन रिलीज करती है, रिलैक्सिन, जो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
होता है, और वो भी लेटर प्रेगनेंसी के बाद में शुरू होता है, 3-4 मंथ्स के बाद में, जब जिस प्यूबाइकल रीजन में ये प्रेजेंट है ओवरी, उस प्यूबाइकल रीजन में ये सिक्रेट करती है उसको, और वहां पर वो रिलैक्स करता है, उस प्यूबिकल एरिया को एक्सपांड करता है, ताकि जो डिलीवरी के पहले पहले वहां पर इतना डायलेट हो जाए वहां पर प्यूबाइकल एरिया, ताकि डिलीवरी के टाइम पर जब बेबी डिलीवर होगा, इजेक्ट आउट होगा, फीटल इंजेक्शन होगा, तब उसको जाने के लिए जब वो प्रेशर लगाएगा यूट्रस, फिर सर्विक्स एंड देन वजाइनल पाथ के ऊपर, तो पाथ डायलेट हो सके, फैल सके वो पाथ, ताकि वो बेबी वहां से निकल सके, छोटे से नैरो पाथ डायलेट हो सके और वो बेबी वहां से निकल सके। इसके लिए रिलैक्सिंग हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होता है, ओके, ओवरी से। तो ओवरी सच टाइप के हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज करती है, ये फंक्शन है ओवरीज की। ओवरी का जो साइज होता है लेंथ में 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ ये होती है, ओके। एक टिपिकल ओवरी, फीमेल ओवरी, मैच्योर ओवरी का साइज जो है वो लेंथ जो है 2 to 4 सेंटीमीटर और राउंड इन शेप होती है जनरली। ये प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ओके। सिंगल ओवरी कंसिस्ट ऑफ 40,000 to 60,000 फॉलिकल्स। इनमें फॉलिकल्स होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो ओवरी को जब हम सेक्शन कट करेंगे तो ओवरी के दो पार्ट्स हमको दिखेंगे। बाहर वाला जो पार्ट होता है, ओके, ओवरी का जो कवरिंग है, कवर करके रखता है, तो ओवरी का एक कवरिंग जो इपिथेलियम से बना होता है, वही जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ओके। ये इंटरनल पार्ट ओवरी का, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा को जब हम देखते हैं, मतलब ओवरी, आपने एक ओवरी लिया और एक ओवरी का आपने सेक्शन कट किया, तो सेक्शन कट करने पर ओवरी का आपने सेक्शन कट किया, तो सेक्शन कट करने पर आपको ये तो कैप्सूल कवरिंग दिखेगा, ओवेरियन कवर, ठीक है। और इसके अंदर फिर वहां पर 3 पार्ट्स आपको दिखेंगे। एक जो ओवरी का डायरेक्टली पेरिफेरल पार्ट है, अंदर की तरफ देख रहे हैं हम, तो वहां पर आपको एक पेरिफेरल पार्ट दिखेगा, पेरीफेरी में। फिर मतलब यहाँ से स्ट्रोमा शुरू हो गया, अंदर का पार्ट पेरीफेरी। तो पहला पार्ट पेरीफेरल, 3 पार्ट्स होते हैं स्ट्रोमा में, पेरीफेरल, पेरीफेरी के पास में है इसलिए पेरीफेरल पार्ट। सेकंड, फिर थोड़ा सा पेरीफेरी के पास में लेकिन बहुत ज्यादा सेंटर में नहीं है, इसलिए सेकंड वाले पार्ट को कहते हैं वहां पर कॉर्टेक्स। क्योंकि किसी भी ऑर्गन को जब आप कट करते हैं तो आपको किसी भी ऑर्गन में 2 पार्ट्स हमेशा बताने होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ओके। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो कॉर्टेक्स हमेशा पेरीफेरी के पास में होता है, तो अब हमने कहा कि पेरीफेरी वाला पार्ट अलग है थोड़ा, तो पेरीफेरल पार्ट हमने अलग नाम दे दिया उसको। फिर उसके बाद में कॉर्टेक्स, और जो इनर मोस्ट पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे वहां पर मेडुला। और इस मेडुला वाले रीजन में एक्चुअल में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। तो 3 पार्ट से कट करते सेक्शन, तो अंदर स्ट्रोमा में 3 पार्ट दिखते हैं, पेरिफेरल, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स, एंड मेडुलरी मतलब मेडुला। 3 पार्ट्स स्ट्रोमा में। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकता है।
Done, sir. Good. Done, sir. Good. Done, sir. Good. आप एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो कि each ovary consists of 60,000 to 80,000 ovarian follicles. oogenesis के टाइम पर हम उसको बताएंगे कि फिर उनमें से एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर एक फॉलिकल मैच्योर होता है और एक ले डाउन करता है, एक प्रोड्यूस करता है एक्चुअली। ओके, प्रोड्यूस होता है उससे, ले डाउन प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ ओवरी के बाद में नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स, इनको हम ओवेरियन डक्ट्स और मुलेरियन डक्ट्स ये भी टर्म देते हैं। ओके, इनका मेन फंक्शन होता है, ओवरी जब ओवम प्रोडक्शन करेगी, ओवुलेशन करेगी, तो ओवुलेशन के टाइम पर जो ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी से, उस ओवम को एक को कैच करना। ओके, 2 ओवरीज है, दोनों ओवरीज में से एक ही ओवरी एक टाइम पर मतलब सिंक्रोनाइज मैनर में, तो उनको पता है कि क्या करना है, कब एक के बाद में एक ओवरी। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर राइट ओवरी ने ओवम प्रोड्यूस किया था तो नेक्स्ट टाइम पर लेफ्ट वाली ओवरी ओवम प्रोड्यूस करेगी। ये एक्चुअल में सिंक्रोनाइज मैनर में प्री डिसाइडेड होता है। ओके, तो एक ओवरी ने अगर एक प्रोड्यूस किया है ओवुलेशन के टाइम पर, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे के आसपास, 13-14 डे पर, 14 डे हम कंसीडर करते हैं एवरेज। तो उस टाइम पर जब एक ले डाउन एक प्रोड्यूस किया जाएगा ओवुलेशन, उस प्रोसेस को कहेंगे रिलीज ऑफ ओवम को। तो उस ओवम को कैच करने का काम करता है फिमरी। ओके, फिमरी इन्फंडिबुलम का एक्सटेंशन होता है और इन्फंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। ओके, हमने डायग्राम बनाया था। तो ओवरी से निकलने वाले एक को कैच करते हैं और ये डक्ट लाइक है, डक्ट मतलब उनकी ट्यूब है। ओके, तो डक्ट लाइक है, इसलिए यहाँ पर एक गर्ल कैरी करेगी ओवम को। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है? It catches and carries. A fallopian tube catches and carries egg, female gamete, produced from ovary. ठीक है, या egg released from ovary, जो ovary रिलीज कर देगी ड्यूरिंग ओवुलेशन, उस एक को ये कैच करते हैं और कैरी करते हैं, कैरी करके रखते हैं। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब में ही पड़ा रहता है फीमेल गैमेट। ओके, क्योंकि हमने कहा था फीमेल गैमेट ह्यूमन बीइंग्स में जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो किस टाइप का होता है?
पहले तो आइसोगैमी होगी कि अनाइसोगैमी होगी, बताओ। आइसोगैमी और एनाइसोगैमी क्या होगा? अनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी। ओके, क्योंकि एक गैमेट बड़ा है, फीमेल गैमेट बड़ा रहता है साइज में और मेल गैमेट बहुत स्मॉल रहता है। फिर उसमें भी मेल गैमेट स्मॉल बट मोटाइल रहेगा, लेकिन फीमेल गैमेट मूवमेंट कर सकता है क्या अपने आप? फीमेल गैमेट मूवमेंट कर सकता है? नहीं। ओके, तो फीमेल गैमेट मूवमेंट नहीं कर सकता, तो फीमेल गैमेट स्टेशनरी है, इमूवेबल है, इमोटाइल है। ओके, वो जिस प्रेशर से रिलीज हुआ था ओवरी से, उस प्रेशर के कारण जो कैच किया फिमरी ने, उससे वो हार्डली एम्पुला इस्टेमिक जंक्शन तक, मतलब इन्फंडिबुलम के बाद में हमने एम्पुला वाला पार्ट कहा था, और एम्पुला के बाद में वहां पर एम्पुला वाला पार्ट और इस्टमस वाला पार्ट। ठीक है, तो एम्पुला इस्टेमिक जंक्शन, जहां पर एम्पुला और इस्टमस दोनों का जंक्शन है, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां पर केवल उस प्रेशर के कारण वहां तक जाकर के वो रुक जाता है। तो खुद का कोई उसका प्रेशर नहीं है, खुद की कोई मूवमेंट नहीं है जिससे कि वो फिर आगे एम्पुला में और एम्पुला से फिर यूट्रस में जा सके। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गैमेट आकर के उसको फ्यूज नहीं करेगा, तब तक फीमेल गैमेट की मूवमेंट नहीं होगी। ओके, ये ध्यान रखना। फीमेल गैमेट इमोटाइल है, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एम्पुला इस्टेमिक जंक्शन तक आकर के रुक जाता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। फर्स्ट, एक कहां पर होती है? तो each fallopian tube is in connection with uterus and ovary। ठीक है, तो ये इसका एक एंड, मतलब जो फिमरी वाला पार्ट है, इन्फंडिबुलम, ओके, इन्फंडिबुलम connects with ovary। इन्फंडिबुलम वाला जो पार्ट है वो ओवरी के साथ में कनेक्टेड होता है, ओवरी के साथ में एसोसिएटेड होता है, उसके पास में होता है। ठीक है, और उसके जो एक्सटेंशन होते हैं उनको हम फिमरी कहते हैं। while other end which is called as ampulla, okay, ampulla connects with, yeah, join it with uterus। यूट्रस की कैविटी में ओपन होता है, यूट्रस के साथ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एम्पुला यूटेराइन कैविटी के साथ में कनेक्शन है, यूट्रस के साथ में कनेक्शन है। इसके टोटल कितने पार्ट है हमने रिप्रेजेंट किया था? फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स है उनमें फिमरी, इन्फंडिबुलम, isthmus, and last one is ampulla। ओके, अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा, कि कभी कभार आपको ये क्वेश्चन आता है कि 3 पार्ट्स है या 4 पार्ट्स है। अब आप हम तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 4 फिमरी को भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फिमरी इन्फंडिबुलम के प्रोजेक्शन से प्रोटेक्ट आउट हुए, उससे बाहर निकले हुए उससे। ओके, जैसे हमारी ये फिंगर्स, ठीक है, एक्सटेंशन है, तो उसी तरह से ये भी एक्सटेंशन है। फिमरी जो है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है इन्फंडिबुलम की।
अगर आपको पूछा जाए कि एक्चुअल में फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, तो आप कहोगे ओनली 3, इन्फंडिबुलम, isthmus एंड एम्प्यूला। ओके, इन्फंडिबुलम का एक्सटेंशन है फिमरी। फिमरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो ओवरी से ओवम को कैच करते हैं, एक को कैच करते हैं, और इन्फंडिबुलम के बाद में इस्थमस, और इस्थमस से इस्थमस एम्पुला जंक्शन पर आकर के वो वहां पर रुक जाता है। ठीक है, अब अगर स्पर्म आएगा, फ्यूज होगा उसके साथ में, तो फर्टिलाइज ओवम फिर मूवमेंट करता है, एम्पुला में आता है, और एम्पुला में आकर के फिर अब वो चेंज होता है जाइगोट में। जाइगोट के बाद में फिर ब्लास्टोमियर्स बनते जाते हैं, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल वाला स्ट्रक्चर, फिर हम उसको आगे 8 सेल, 8 to 16 वाले सेल के स्ट्रक्चर को मोरुला, ठीक है, देन ब्लास्टुला, देन ब्लास्टोसिस्ट, ऐसे टर्म देंगे, और ब्लास्टोसिस्ट फिर आता है यूट्रस में। ओके, एम्पुला से यूट्रस में आने के लिए अबाउट 7 डेज लग सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन लग सकते हैं। ओके, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। ओके, मोर देन 100 सेल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा वो फर्टिलाइज ओवम से जाइगोट, जाइगोट सिंगल सेल वाला है, और जाइगोट से अब बनेगा एम्ब्रियो। तो पहले वो मोर देन 100 सेल वाला ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और फिर ब्लास्टोसिस्ट कनेक्ट होगा यूट्रस की वॉल के साथ। ओके, और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट वहां पर पूरा एम्ब्रियो बनाएगा, 9 मंथ तक गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करेगा ह्यूमन बीइंग से, वो अलग कंडीशन। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया, तो ये जो 14 डे पर एक जो रिलीज हुआ था एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन में पड़ा है, वो हार्डली 2-3 दिन तक वेट करेगा। ठीक है, अबाउट 72 आवर्स तक वाइटल रहता है, उसके बाद में अपने आप डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, डीनेचर होना शुरू होगा, डीनेचर हो जाएगा जरूरी नहीं। ओके, तो डीनेचर होना शुरू करेगा। ठीक है, इसलिए हम जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पीरियड 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक होता है। ओके, तो उससे रिलेटेड हम टर्म आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये एग एम्पुला में तभी जाएगा जब वो फर्टिलाइज होगा, एग स्पर्म के साथ फ्यूज होगा। अगर स्पर्म नहीं आया अबाउट 3 डेज तक, तो वो डीजनरेट होना शुरू होगा, और उतने ही फिर उसके कम चांसेस बनते जाएंगे फर्टिलाइज होने के। कम चांसेस होंगे, मैंने जीरो नहीं कहा, कम चांसेस होते जाएंगे, और जैसे वो डीनेचर हो जाएगा 72 आवर्स के बाद में उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, और फिर वो डीजनरेट हो जाने से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, ये फैलोपियन ट्यूब नर्चर करती रहती है, उसको वहां पर वाइटल बना करके रखती है अबाउट 3 डेज तक वो, क्योंकि उसके साथ में एक जो रिलीज होता है, उस एक के साथ में कुछ सेल्स भी आती है। ओके, वो सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को फैलोपियन ट्यूब के ऊपर कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन सर। गुड। तीनों बैचेस में हो गया बेटा? आर्या की आवाज आई थी बस। यस सर। हाँ सर, हो गया। स्प्लिट नेम भी हो गया। गुड। फैलोपियन ट्यूब्स के बाद में नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूटेरस। ओके, यूटेरस ये भी एक तरह की डक्ट है। ओके, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर ये न्यूट्रिटिव पार्ट की तरह बन जाता है। यूट्रस सबसे बड़ा, तो पहले तो यहाँ पर एक बड़ी यूटेराइन कैविटी है, और यूटेराइन कैविटी को यूट्रस ये सिंगल होता है। ओके, अभी तक हमने ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स,
ये पेयर में होते हैं, हमने रिप्रेजेंट किया था। ये सिंगल है, यूट्रस सिंगल होता है। यूट्रस में यूट्रस पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप दिखता है। ओके, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होगा उसकी वॉल, यूटेराइन वॉल, जो फर्दर 3 लेयर से मिलकर बनती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर को मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर्स यूटेरस की वॉल बनाती है। ओके, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद में मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एपिथेलियम से बनती है, प्रोटेक्टिव होती है। मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल से, तो मस्कुलर होती है। और ये मस्कुलर मूव यहाँ पर है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉज करवा सकती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम, जब डिलीवरी के टाइम पर जो लेबर पेन होता है, तो लेबर पेन के टाइम पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होती है जोर जोर से, इसलिए वो लेबर पेन होता है, ताकि वो यूटेराइन की कैविटी से जो डेवलप फीटस है उसको पुश कर सके बाहर की तरफ, इजेक्ट, फीटल इजेक्शन कर सके, फीटस को इजेक्ट आउट कर सके। एंडोमेट्रियम ये सबसे अंदर की लेयर होती है यूटेराइन कैविटी की, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर इसका ब्रेकडाउन होता है। और ये ब्रेकडाउन होने से और इसकी ब्लड वेसल रप्चर होने से मेंसस, पहला ब्लड जो है वो पहला जो फ्लो होता है फ्लूइड, वो मेंसस कहलाता है। फर्स्ट 3 डेज या फर्स्ट 5 डेज तक वो एंडोमेट्रियम शेड होने से होता है। एंडोमेट्रियम की लेयर और प्लस उसकी ब्लड वेसल शेड होने से। फिर सेकंड पार्ट है यहाँ पर यूटेराइन कैविटी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर वॉर्म, मदर्स वॉर्म कहलाती है। इसमें फीटस ग्रो कर सकता है, फीटस के लिए जगह होती है यहाँ पर। और ये यूटेराइन वॉल के साथ प्लासेंटा की हेल्प से कनेक्ट हो सकता है। फिर यूटेराइन कैविटी में वो रह सकता है सस्पेंडेड, लेकिन उसको कनेक्शन मदर के साथ में सस्पेंड रखना है, उसको लटका करके रखना है, उसको जोड़ करके रखना है। तो जोड़ने के लिए वहां पर प्लासेंटा बनता है, और प्लासेंटा फिर एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम तक जाता है, जिसको हम लेटर कोरियोनिक विलाय बोलेंगे। ओके, ये यूट्रस गैस्टेशन पीरियड यहाँ पर कंप्लीट होगा। ओके, तो अबाउट 9 मंथ तक ह्यूमन फीटस मदर के यूट्रस में, यूटेराइन कैविटी में रहता है। तब उसको प्रेगनेंसी के टाइम पर इसको मदर्स वॉर्म, ये हम टर्म देते हैं। क्लियर? एंडोमेट्रियम के कारण यहाँ पर आप बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम से रिलेटेड मेंसस। मेंसस, मेंसस, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा यूट्रस का के लिए, और कुछ पूछना है यूट्रस से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप लोग।
Done, sir. Done, sir. Done, sir. Good. नेक्स्ट यूट्रस के बाद में नेक्स्ट पार्ट, ओके, हम इंटीरियर टू आउटसाइड वहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को। यूट्रस के बाद में प्रेजेंट रहता है सर्विक्स। सर्विक्स नैरो पाथवे है, नैरो रीजन है, ओके, जो वजाइनल पाथ और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट है। क्या कनेक्ट करता है इन दोनों को, मतलब प्रेजेंट इन बिटवीन वजाइनल पाथ एंड यूट्रस, ओके। ये वो रीजन है जहां पर अगर स्पर्म पहुंच जाए, ठीक है, एजाकुलेशन के टाइम पर स्पर्म को यहाँ तक अगर रिलीज कर दिया जाए तो फिर आसानी होती है कि वो आगे भी पहुंच जाए। तो सर्वाइकल रीजन तक अगर रोक लिया जाए स्पर्म को किसी रीजन से, सर्विक्स से आगे पास ही ना होने दिया जाए, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को आसानी से रोका जा सकता है, ओके। इसलिए हम नेक्स्ट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तब उसमें बर्थ कंट्रोल की कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें सर्विक्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। देन सर्विक्स की जो कैनाल है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ओके। तो सर्वाइकल कैनाल और जो वजाइनल पाथ है, वजाइना की कैनाल, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। आपको सिंपल सा कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं बर्थ कैनाल किसको रिप्रेजेंट करोगे आप, तो सर्विक्स की कैनाल एंड वहां पर वजाइनल कैनाल, वजाइनल पाथ, इन दोनों को मिला करके बर्थ कैनाल कहते हैं। यहां से अगर फिटस यहाँ पर आ गया मतलब उसका बर्थ ही होने वाला है, ओके। क्योंकि यूट्रस में तो 9 मंथ तक रहता है, यूट्रस के आगे आ गया वो सर्वाइकल कैनाल और वजाइनल पाथ में, मतलब अब वो डिलीवर हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। उस कैनाल से बर्थ होगा, मतलब डिलीवर होगा बेबी, बर्थ कैनाल। नेक्स्ट पार्ट है वजाइना। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है फीमेल्स के लिए, ओके। वजाइना की ओपनिंग को हम बोलते हैं वल्वा, which is covered by 2 layers, टू स्किन की जो लेयर्स है उसको कवर करके रखी है 3 लेयर्स, जिनको हमने कहा था लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा है और बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा है। बट जो ओपनिंग है वजाइनल ओरिफिस, ओके, जो वजाइनल ओरिफिस है जिसको ये दोनों लेयर कवर करके रखी है, ओके, उसके कुछ बाद में, ओके, जैसे ये हमने ओपनिंग बताई थी वजाइनल ओरिफिस, ये बताया समझ लो, ठीक है। तो वजाइनल ओरिफिस के ठीक बाद में अंदर की तरफ एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ओके, थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है।
जो ऑलरेडी जो है वो डिसकंटिन्यूटेड होती है, मतलब कि वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, थोड़ा सा पहले से ही उसमें जो है वो रप्चर है। ओके, तो इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन। ओके, थीन मेम्ब्रेन, वजाइनल ओरिफिस के बाद यहाँ पर थीन मेम्ब्रेन along with blood vessels, जिसमें ब्लड वेसल्स भी है, ब्लड भी कैरी करती है, मतलब वो उसमें आर्टरी और वेन भी है, ब्लड वेसल भी है। तो एक इपिथेलियम का वहां पर पतला सा लेयर है जो वेजाइनल ओरिफिस के बाद में होता है, ठीक है, ठीक बाद में होता है, और उसमें ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, ये इतना थिन है कि जर्क लगने पर, मैकेनिकल प्रेशर पर ये टूट जाता है, रप्चर हो जाता है। ओके, तो एक्चुअल में क्या था कि बहुत सारी रिलीजन में या बहुत सारी जगहों पर ऐसा कंसीडर करते थे या करते हैं अभी भी कुछ लोग कि एक्चुअल में इसको वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेट कर देते हैं हाइमन को। ओके, तो ये गलत फहमी है, ठीक है, मिसकंसेप्शन है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है। ओके, पहली बात। तो अब वो मेम्ब्रेन है, इसलिए अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस टाइम पर वो ब्रेक होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि इतना पतला है कि पेनिस के कारण वो ब्रेक हो जाएगा, पेनिस एंटर करेगा वहां पर वजाइनल ओरिफिस में, तो हाइमन ब्रेक हो जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन अगर कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो हो सकता है उसमें भी जड़ के कारण जो है वो ये टूट जाए। ओके, तो ये कोई इंश्योर नहीं करवाता सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है इससे रिलेटेड, हाइमन अगर ब्रेक भी हुआ है तो। ओके, ये मिसकंसेप्शन है हाइमन से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि सर्जिकली इसको फिर से लगाया भी जा सकता है, ठीक है। तो आजकल जो है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें कि हाइमन को ऐसा कंसीडर करते हैं, इसलिए कुछ लोग वहां पर ऐसा कुछ वहां पर हो तो उनकी शादी वगैरह के लिए वो क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं, हाइमन जो है वापस से लगा देते हैं। ये कोई मतलब ये कोई सेंसफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जर्क लगने पर मैकेनिकल प्रेशर के सर आपकी कारण। वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, sir. ओके, वो टाइम लिमिट के कारण हो रहा है, वैसा टाइम लिमिट के ऊपर हो गया है इसलिए। ओके, तो हाइमन का रप्चर होना सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड नहीं है, ये इंश्योर नहीं करवाता कि बस सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ। ओके, ये गलत फहमी थी, मिसकंसेप्शन था, हाइमन जो है छोटे से भी प्रेशर के कारण ये रप्चर हो सकता है, ये रप्चर, ठीक है। अगर छोटा सा भी प्रेशर लगा उसको तो रप्चर हो सकता है, थिन मेम्ब्रेन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आपकी सर पूरी स्क्रीन स्क्रीन अटक गई है, ब्लैक आप है, ही नहीं देख स्क्रीनशॉट भेज पाएंगे दो। स्क्रीनशॉट। सर आप ही स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, और फिर आगे मोस्ट क्यूरीज और इस कुछ पार्ट जो है हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ पार्ट है, और मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड उसको भी हम कल अपडेट करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर। लोगों ने सर स्क्रीनशॉट भेज देना। भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर, तो मैं आगे पास के लिए भेज दूंगा। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।